हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स ना ना नागिन। हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, नाना नागिन, बाकीलाल। चित्रांकन बेदी, कहानी तरुण कुमार वाई, संपादन मनीष गुप्ता। विशालगढ़ में आज था शिकार दिवस, क्योंकि आज महाराज विक्रम सिंह अपने परिवार के साथ वन में शिकार करने आए हुए थे। पता नहीं ये सारे सिंह आज कहाँ छिप गए। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि आज मैं भी महाराज के साथ शिकार पर आया हूँ। सेनापति, वो इसलिए सामने नहीं आ रहे होंगे कहीं तुम उनके पंजों से मारे ना जाओ। तभी सेनापति साहब, साहब, बाकीलाल साहब, महाराज साहब, सैनिकों तीर चलाकर इसे खत्म कर दो। ठहरो, तीर चला तो वो सांप के साथ साथ सेनापति को भी बेट डालेगा। मैं इसे तलवार से काट देता हूँ। नहीं, तलवार से मेरी गर्दन कट जाएगी। अरे ये हंस कौन रहा है? अरे ये तो भतीजा मोहक सिंह है। सेनापति चाचा, ये सांप तो नकली है, कागज का। क्या? मोहक सिंह को लेकर वे सब आगे बढ़े। सेनापति चाचा, आपको इस भयानक वन में नहीं आना चाहिए था। बहादुरों से ऐसी बातें नहीं करते भतीजे मोहक। देखो, सेनापति सबसे आगे चल रहा है। वो इसलिए बाकी चाचा कि कहीं चीता पीछे से घसीट कर ना ले जाए। तभी सेनापति चाचा, ठहरू, आगे सांप है और ये असली है। ओह, तो यहाँ भी एक नकली सांप रखा है शैतान ने। इस बार मैं नहीं डरूंगा। वैसे तो मैं पहले भी नहीं डरा था। इसको तो मैं गला घोट कर मार डालूंगा। देख बे, आगे मत बढ़ियो, इस वक्त मैं काटने के मूड में हूँ। फिर इससे पहले कि सेनापति आगे बढ़कर उस सांप को फन से दबोच लेता, सेनापति, यह असली और विशाला सांप है मूर्ख, काट लेगा। माता श्री, ये देखिए, सांप की कुंडली के नीचे ये क्या चमक रहा है? अरे हाँ बाकीलाल, देखो तो। बाकी ने उस चमकती वस्तु को उठाया और प्रसन्नता से चीख पड़ा, महाराज, ये तो सर्पमणि है। सर्पमणि? मेरे ख्याल से अब हमें वापस लौटना चाहिए, क्योंकि संध्या गहरानी आरंभ हो गई है और थोड़ी देर बाद पशु भी शिकार पर निकल पड़ेंगे। बाकेला इत्यादि तो बढ़ गए आगे, मगर काश उनकी निगाहें उस नागिन पर पड़ जाती। आश्चर्य है, मेरे स्वामी डंक कुमार को सूर्यास्त होते ही मुझे लेने मेरी बाम्बी में आना था। उनकी प्रतीक्षा करते करते मैं खुद ही चल पड़ी। इन मुर्दों का कोई भरोसा नहीं, कहीं दूसरी पसंद ना आ गई हो। इन मर्दों का, सॉरी। अगर ऐसा हो गया तो उस नागिन को चुटिया से पकड़कर अपनी ससुराल से बाहर ढकेल दूंगी। मैं बड़ी खुंदक वाली हूँ। ओ हाय हाय, ये क्या? ये तो मेरे स्वामी डंक कुमारी हैं। इन्हें क्या हुआ? किसने छेद डाला इन्हें? अजी क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? ओ बोलोगे कैसे, तुम्हारी तो टैं हुई पड़ी है। मुझे जल्दी से भाला निकालना चाहिए, पर भाला निकालने के लिए मुझे अपने इच्छाधारी रूप में आना होगा। नागिन ने डंक कुमार के शरीर से भाला खींचकर निकाला। ओ हाय हाय, जिस किसी ने भी तुम्हारी ये हालत की है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर तुम्हारे पास तो सर्पमणि रहती है, जिसके रहते तुम पर कोई भी वार या प्रहार प्राण घातक नहीं हो सकता। ओह, मेरा संदेह ठीक निकला, तुम जीवित हो। ओह, पर वो मणि कहाँ है? ओह, लगता है जिसने तुम पर प्रहार किया वो मणि भी ले गया। ओह, अब तो उसे जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी उस जालिम की तस्वीर जिसने तुम पर भाला चलाया। पर इसके लिए मुझे डंक कुमार की जीभ खींचनी पड़ेगी। जीभ खींचते ही डंक कुमार की आंख में प्रकट हुई पहली तस्वीर। ओह, तो भाला इसने चलाया। मेरे प्यारे डंक कुमार की आंख, इसका नाम पता भी बताओ। आंखों में उभर आया बाकीलाल का नाम पता। नाम बाकीलाल, पद राजा का विशेष सलाहकार, पता विशालगढ़ का राजमहल, शारीरिक स्थिति सुकड़ी। फिर एक एक कर बाकी व्यक्तियों के चेहरे भी उनके नाम पतों के साथ आंख में दृष्टिगोचर होने लगे। नाम सब सेनापति कहते हैं, काम सेनागिरी, पता छोकरी मोहल्ला विशालगढ़, शारीरिक स्थिति खाते पीते घर का लगता है। नाम स्वर्णलता, काम महारानी हूँ, पता विशालगढ़ का राजमहल, शारीरिक स्थिति फूंक मार कर देख लो। नाम शकुन अपशकुन मंत्री कहते हैं, काम शकुन अपशकुनों का इलाज करना, पता राजमहल, शारीरिक स्थिति ईसब गोल की भूसी ना खाए तो अगले दिन सेहतमंद दिखता है। नाम भीम सिंह, बचन सिंह, पंगालाल, वीर सिंह, काम सैनिक, पता आधे समय महल में रहते हैं, आधे समय घर में, शारीरिक स्थिति चारों की मजबूत है। नाम राजकुमार मोहक सिंह, काम खेलना, विद्या ग्रहण करना, शैतानियाँ करना, पता राजमहल, शारीरिक स्थिति बच्चा है। ओह, बच्चे तो मन के सच्चे होते, इसे तो मैं क्षमा कर दूंगी। और ये क्या, ये कौन है जिसकी तस्वीर आँख के पर्दे पर पूरी नहीं आ रही? नाम पता नहीं, काम पता नहीं, पता नहीं, शारीरिक स्थिति देख नहीं रहे क्या? इस बंदे की सिर्फ तोंदी आँख के दायरे में आ सकी। ओह, ये तो बच जाएगा, पर कोई बात नहीं, बाकियों को तो ठिकाने लगा ही दूंगी। इन्हीं में से किसी के पास होगी सर्पमणि जिसके दिव्य प्रकाश से डंक कुमार ठीक हो जाएगा।
अब सबसे पहले मैं अपने नाक को किसी बाम्बी में सुरक्षित कर दूं, फिर शुरू होगा एक नागिन का इंतकाम। गिर खुंदक ही खुंदक। और उसी रात, भीम सिंह, तुम्हारी पहरेदारी का समय खत्म हुआ, अब तुम जा सकते हो। ओ ठीक है, आधी नींद यहाँ पूरी हो गई, आधी घर पर कर लूँगा। मगर भीम सिंह बेचारा क्या जानता था कि आज उसकी नींद हमेशा के लिए उड़ जाने वाली है। ओ कहीं दीप जले कहीं दिल। ए, कौन हो तुम? इस सुनसान सड़क पर कहाँ जा रही हो, जल्दी बताओ। मेरा नाम बिम्बो है, मुझे जलती मोमबत्ती लेकर नींद में चलने और डरावना गाना गाने की आदत है। मुझे मेरे घर छोड़ दो। भीम सिंह उसे घोड़े पर बिठाकर ले चला और तब, घोड़ा रोको, मेरा घर आ गया। आए, मगर यहाँ तो जंगल है, तुम्हारा घर कहाँ है? वो देखो, वो रहा। कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रहा, वहाँ पर तो सिर्फ एक बाम्बी है। अब मुझे देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो मेरा घर है या नहीं। हे खुंदक। ओ नहीं, मुझे मत मारो। तुमने मेरे नाक को मारा होगा तो वो भी ऐसे ही चिल्लाया होगा, ऐसे ही गिड़गिड़ाया होगा। मर गए तो तुम उस नाक की बीवी हो, पर उसे तो बाकेलाल ने मारा था, मैंने तो सिर्फ भाला दिया था। तो अब मृत्यु ले। ग्र, फुसी। आ नहीं। हा 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 हा। शुरू हो चुका है एक नागिन का इंतकाम। हिस फुस फुसी। महल में खबर भिजवा देना, वरना मेरी लाश को कुत्ते खा जाएंगे। नागिन ने रूप परिवर्तित किया। मैं नागिन भी इतनी कठोर हृदय नहीं, मैं तेरी लाश तेरे घोड़े पर रख देती हूँ, ये तुझे महल पहुँचा देगा। बेचारा पहले बैठा था, अब लदा है। सर्पमणि इसके पास नहीं निकली। उस लाश को देखकर पूरे महल में हंगामा मच गया। भीम सिंह की सांप से डसने से मृत्यु हो गई। सांप ने उसके माथे में डस लिया, मगर सांप तो ज़्यादातर पाँव पर डसता है। राजा विक्रम सिंह ने महल में रात भर के लिए शोक की घोषणा कर दी। भीम सिंह हमारा एक वफादार पहरेदार था, दिन भर घर में जागता था और रात्रि में महल में। आज वो हमेशा के लिए सो गया, तो आज रात्रि गहरी नींद सोकर हम उसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जबकि उसी रात्रि एक एक कर 3 और सैनिकों को भी नागिन ने डस लिया। हिस, फुस, फुसी, आ, आ, आ। 3 और सैनिकों की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरे महल में दहशत मच गई। और तब महाराज, एक और विशेष बात की जिसे सिर्फ मैं ही पकड़ सकता था, और वो ये कि वो चारों सैनिक कल हमारे साथ शिकार पर गए थे, और वे हमारे साथ उस वक्त भी मौजूद थे जबकि बाघेला ने नकली सांप मारा था। सांप असली था सेनापति। हाँ हाँ, जुबान फिसल गई थी। और आज एक ही रात में उन चारों सैनिकों का सांप द्वारा काटे जाना ये साबित करता है महाराज कि उस सांप का कोई रिश्तेदार हमारे हाथों हुई सांप की हत्या का इंतकाम ले रहा है। पर ऐसा तो कोई नागिन ही कर सकती है। नागिन? फिर तो वो नागिन हम पर भी आक्रमण करेगी। मुझे तो कैचुए से भी डर लगता है, नागिन को देखकर तो मैं मर ही जाऊंगी। कैचुए से तो मुझे भी डर लगता है, पर मैं महारानी की तरह डरपोक नहीं। बाकेलाल, तुझसे कुछ बोलो। बाकेलाल के रहते अब किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है महाराज। इस बार अगर उस नागिन ने हम में से किसी को भी मारने की चेष्टा की तो वे मेरे हाथों नहीं बचेगी। और उसी रात, झूम झूम ढलती रात लेके चली मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात को खुंदा किस। अरे ये कौन है जो गाना गा रही है? कौन है? खट खट खट। मैं हूँ आपके प्राणों की प्यासी, मेरा मतलब आपकी दासी स्वर्णप्रिया। दरवाज़ा खोलिए शकुन अपशकुन मंत्री जी। दरवाज़ा खोलने पर दासी स्वर्णप्रिया, मगर अभी अभी यहाँ से कोई और लड़की गाना गाती हुई जलती मोमबत्ती लिए जा रही थी, वो कहाँ गई? मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैं तो आपके लिए दूध का प्रसाद लाई हूँ। महाराज ने इंतकाम की अग्नि में जलती हुई नागिन को प्रसन्न करने के लिए दूध का भोग लगाया है। वो कौन थी? कहीं वो वही नागिन तो नहीं जो तुम्हें आता देखकर भाग गई? ओह, तब तो आप जल्दी से दूध का ये प्रसाद ग्रहण करें, कहीं वो फिर ना आ जाए। ठीक है स्वर्णप्रिया, पर महाराज बाकेलाल, महारानी इत्यादि ने तो दूध पी लिया है ना, उन्हें भी देना है शकुन अपशकुन मंत्री जी, मगर पहले आप तो पी लीजिए। ठीक है, मैं दूध पीता हूँ। इस दूध में मैंने विष मिला दिया है शकुन अपशकुन मंत्री। मगर तभी तड़ाक! ओह आ, ये क्या? ठहरो शकुन अपशकुन मंत्री, ये दूध मत पीना। बाकेलाल, ये क्या बदतमीजी है? दूध गिराकर जो अपशकुनी तुमने की है उसको ठीक करने के लिए तुम्हें 50 हरी मिर्च 5 नींबुओं के रस में डुबोकर खानी होंगी। मैंने शकुनी की है या बदशकुनी, इसका पता तुम्हें अभी चल जाएगा शकुन अपशकुन मंत्री। वो देखो। अरे, ये तो मेरी पालतू बिल्ली तुलिका है, ये कैसे मर गई? ये इसलिए मर गई क्योंकि दूध में जहर था। और अरे, वो दासी स्वर्णप्रिया कहाँ गई? अभी तक तो यहीं खड़ी थी। इसका मतलब वो दासी स्वर्णप्रिया नहीं बल्कि वही जहरीली नागिन थी जो आज अपने जहर को दूध में मिलाकर तुम्हें ख़त्म करने आई थी। क्या? अगर तुम ना आते तो मेरी बिल्ली बच जाती, वो बच जाती तो मैं मर जाता। ये 50 मिर्चें अब तुम खा लो शकुन अपशकुन मंत्री जी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी अपशकुनी तो टल गई है। लेकिन इस घटना से यह साबित हो गया कि वो नागिन इच्छाधारी भी है और किसी का भी रूप धरकर आ सकती है। सावधान रहना।
अब तो मैं अपने बाप के हाथ से भी दूध नहीं पीऊँगा और एक कुत्ता भी पालूँगा। कोई भी चीज़ खाने से पहले मैं कुत्ते को चखा कर देखूँगा। फिर जब बाकीलाल ने विक्रम सिंह को शकुन अपशकुन मंत्री वाली घटना के विषय में बताया तो बाकीलाल, उस नागिन को पकड़ने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक सपेरे को जानता हूँ महाराज, वो अवश्य उस नागिन को बीन बजाकर पकड़ लेगा। जल्दी आना सेनापति, क्योंकि साहब की हत्या के वक्त तो हम भी मौजूद थे। वो हम पर भी आक्रमण करेगी। जल्द ही संपूर्ण महल में गूंज उठी बीन की मधुर झंकार। तन डोले मेरा मन डोले। सपेरे, नागिन मिली? टी। महाराज, ये कह रहा है कि आप बीच में ना बोलें। टी टी, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। मिल गई, पकड़ी गई नागिन। आ सपेरे, ये महारानी की चुटिया का मखर। बाकेलाल की लात खाकर सपेरा सीधा महल से बाहर गिरा। दोबारा इधर मत आइयो। जबकि सेनापति दड़ साल में कह उठा, महाराज, सपेरा भले ही उस नागिन को नहीं ढूंढ सका, पर अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और अभी सेनापति को गए थोड़ी देर हुई थी कि महल उसकी चीखों से गूंज उठा। नागिन, महाराज नागिन! नागिन? बाकेलाल जल्दी करो, लगता है नागिन सेनापति को मारने पहुंच गई है। सब तेजी से भागकर सेनापति के कक्ष में पहुंचे तो ये देखिए महाराज, आखिर मैंने उस हत्यारी नागिन को मार ही डाला। कमबख्त मुझे मारने मेरे कक्ष में ही चली आई। ये भी भूल गई कि सिंह की मार में गीदड़ का क्या हश्र होता है। अरे वाह सेनापति, तुमने तो कमाल कर दिया। तभी सपेरे, तुम फिर क्यों आ गए? महाराज, मेरी पिटारी से 2 सांप निकल भागे, मैं उन्हें पकड़ने आया हूँ। अरे, एक तो यही सांप है जैसे सेनापति ने उठा रखा है। सुन लिया सेनापति, वो सपेरे का पालतू बिना दांत वाला सांप जिसे तुमने मार डाला है। सपेरे, तुम अपना दूसरा सांप ढूंढ लो और इस मरे हुए सांप का हरजाना खजांची से ले लो। जो आज्ञा महाराज। उस घटना के बाद सेनापति अभी अपने कक्ष में पहुंचा ही था कि ये लो, सपेरा अपना दूसरा सांप वहाँ ढूंढ रहा है और सांप ये रहा। इसे मैं खुद ले जाकर सपेरे को सौंप दूंगा, क्योंकि ये भी पालतू है। सेनापति जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा। सेनापति मूर्ख, ये क्या करता है? ये तो वही नागिन है, क्योंकि सपेरे को देखते हुए उसका सांप तो वापस आ गया था और वो उसे लेकर चला गया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बाकेलाल, तुझे मैं सबसे सबसे बाद में भयंकर मौत देने की सोच रही थी, पर तुम दोनों में से अब मेरा पहला शिकार होगा तू ही। तूने पहले भी मेरे एक शिकार को बचा लिया था। बाकेलाल नागिन का वार बचा गया। सेनापति, अब ये नागिन बचकर नहीं जानी चाहिए। मैं सैनिकों को लेकर आता हूँ, तब तक तुम इसे रोके रखना बाकेलाल। जबकि इधर नागिन पुनः बाके पर झपटी, पर बाके भी तैयार था। अबे मुझे क्यों आगे कर दिया, मैं क्या फालतू हूँ? और इस बार बाकेलाल नागिन के वार से ना बच सका। मर गया बेटा बाके, हो गया तेरा बेड़ा गर्क। मगर अरे, इस पर तो मेरे विष का कोई असर ही नहीं हुआ। इसका मतलब वो सर्पमणि इसी के पास है। नागिन के मुंह से क्रोध में फुफकार तो स्वर निकला। सर्पमणि मुझे दे दे बाकेलाल, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगी। अरे, इसके विष का मुझ पर असर क्यों नहीं हुआ? आ आ आ इतनी लंबी काली नागिन। उन सबको अंदर आता देख नागिन खिड़की के रास्ते से बाहर को उछल गई। मैं फिर आऊंगी बाके, खंदक। नागिन ने बाकेलाल को डस लिया। अब बाकेलाल नहीं बचेगा। जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। बाकेलाल को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मगर बाकेलाल पर शंकर, शिव शंकर भोले भंडारी की कृपा है महाराज। मुझ पर उस भयंकर नागिन के विष का कोई असर नहीं हुआ। ओह बाकेलाल, ये तो चमत्कार हो गया। मैं तो डर ही गया था। मेरी दुआओं ने बाकेलाल को बचा लिया। सभी के वहां से जाने के बाद बाकेलाल ने अपने वस्त्रों में छिपी मणि निकाली और इसी के साथ बाकेलाल के मस्तिष्क में उठने लगी खुराफात। वो मारा पापड़ वाले को, तो नागिन इस मणि के चक्कर में खून करती फिर रही है। मणि को लेकर बाकेलाल विक्रम सिंह के शयन कक्ष में पहुंचा। मैं ये मणि महाराज के वस्त्रों में छिपा देता हूँ। इस बार नागिन का शिकार अवश्य महाराज होंगे। अरे बाप रे! किंतु कौन है? मैं। बाकेलाल तो बाहर निकल गया। तेरी मौत। नागिन! अजी सुनते हो, नागिन आ गई। मगर इससे पहले कि स्वर्णलता के हाथ विक्रम सिंह को भगोड़ पाते, खबरदार, मोटे आदमी गहरी नींद सोते हैं। अगर तूने अपने पति को जगाने की या शोर मचाने की चेष्टा की तो मैं तेरे बच्चे को डस लूंगी। नहीं, हमें क्षमा कर दो। मैं सपेरे से कहकर तुम्हारे लिए सांप ढूंढ दूंगी। नहीं, वो तुम्हारे कारण मुझसे बिछड़ गया। अब मैं एक एक करके तुम सबको मार डालूंगी। जल्दी से अपना हाथ आगे कर, वरना मैं तेरे पुत्र को डस कर तुझे निपूती कर दूंगी। और यही वो पल था जबकि मोहक सिंह की भी नींद खुल गई। माताश्री, नागिन! मोहक सिंह की चीख सुनकर जाग गए विक्रम सिंह भी। नागिन! ओह, ये तो मोहक सिंह को डसने वाली है। जल्दी कर रानी, वरना मैं तेरे पुत्र को डस लूंगी। मगर इससे पहले कि नागिन स्वर्णलता को डस पाती, विक्रम सिंह ने धक्का देकर उसे एक तरफ कर दिया और नागिन का बार खाली चला गया।
नागिन का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा, मगर तभी वह चौंक पड़ी। अरे, ऐसी गोल मटोल तोन तो थी वह ही, जिसकी आधी तस्वीर मेरे नाक की आंख ने मुझे दिखाई थी। इसका मतलब ये भी मेरा शिकार है। अब तो नागिन पर जैसे इंतकाम का दौरा ही पड़ गया। अब तुम सब मरोगे। नहीं स्वामी, पिताश्री। नागिन इस बार स्वर्णता की ओर उछली, मगर इससे पहले कि वो उसे भी डस लेती, खचाक। दुष्ट नागिन, रुक जा, अब तू बकेगा तो नहीं बचेगी। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ, खच ले मर। स्वामी, मुझे क्षमा करना, मैं इंतकाम न ले पाई। जबकि इधर, स्वामी, एक बार, सिर्फ एक बार उठ जाओ, फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं यमराज से तुम्हें छीन लाऊंगी मेरे स्वामी। पिताश्री, अब मैं गुल्ली डंडा किसके साथ खेलूंगा? पुत्र, पत्नी, तुम विलाप क्यों कर रहे हो? स्वामी, तुम ठीक हो गए? पिताश्री। अरे, ये क्या, मोटे पर भी विष का असर नहीं हुआ? ओह, इसका मतलब सर्पमणि राजा विक्रम सिंह के पास है। राजा विक्रम सिंह, मुझे नहीं पता था कि बाकेलाल ने वह सर्पणी तुम्हें दे दी है, जिसके धारक पर कोई भी प्राणघातक वार नहीं हो सकता। इसलिए तुम भी मेरे विष से बच गए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। तुम वो बड़ी मेरे पति के पास पहुंचा दो, तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। कृपया ऐसा ही करें। बाकेलाल, ये नागिन क्या कह रही है? वो मणि तो तुम्हारे पास है। वो महाराज, बेटे बाके, इससे पहले कल ही खुल जाए, संभाल बात को। महाराज, जैसे ही शंकर भगवान ने मुझे स्वप्न में आकर उस मणि की विशेषता बताई, तो मैंने उसे आपके वस्त्रों में छिपा दिया था, ताकि अगर ये दुष्ट नागिन आप पर प्राणघातक आक्रमण करे तो आपका अहित न हो। ऐसा करने से मैं मारा भी जाता तो मेरा प्रिय राजा तो बच जाते। बाकेलाल, तुम महान हो। पहले पुच्ची दे, बाद में बात करूँगा। बाद में। नागिन, हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं ये मणि तुझे देता हूँ। अगर हमें मारकर तेरे इंतकाम की आग बुझती है तो हमें तू मार डाल। मणि का स्पर्श पाते ही नागिन ठीक होकर उठ बैठी। मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ महाराज, जो आप जैसे दयालु, परोपकारी और मुच्छड़ राजा की जान लूँ। मैं मणि लेकर जा रही हूँ महाराज, मुझे क्षमा कर देना, भूल चूक लेनी देनी। चलो, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। ठीक कहाँ हुआ? अगर मुझे मणि की हकीकत का पता होता तो मैं उसे मुच्छड़ के वस्त्रों में क्यों छुपाता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स ढूंढो ढूंढो में। तब तक के लिए धन्यवाद।